बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल। आई एम योर ट्यूटर अदनान गनी भट्ट। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इंग्लिश 9 2025 की ये बुक, न्यू बुक, इसकी वीडियोस बनाने का अमल जारी है और फर्स्ट लेसन है यूनिट नंबर 1, लेसन नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। इसकी ट्रांसलेशन की वीडियोस आपके लिए अपलोड की, उसके बाद कंप्रीहेंशन, क्वेश्चन आंसर्स, और अब अगली वीडियो है सॉल्व्ड एक्सरसाइज और इसका फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट में ये बनेगी। फर्स्ट पार्ट इसका हम शुरू करते हैं। इसमें ये बी पार्ट है, री रीड पैराग्राफ 5 ऑफ द यूनिट एंड आइडेंटिफाई। पैराग्राफ नंबर 5 को आपने दोबारा से पढ़ना है, चूँकि हम पहले इसकी ट्रांसलेशन दे चुके हैं। पैराग्राफ आपको जो है ना वो आप पढ़ चुके हैं। अब दोबारा से पैराग्राफ नंबर 5 पे जाइए और इसको दोबारा से री रीड कीजिए, ताकि आपके जहन में जो ये हमसे पूछने जा रहे हैं, पहले नंबर पे ये कह रहे हैं व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिटेल्स सपोर्ट दिस आइडिया। इस आइडिया को कौन सी डिटेल्स सपोर्ट करती हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम जो है ये सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले आप पैराग्राफ नंबर 5 पे जाइए, उसको रीड कीजिए और फिर इसके लिए आप आएंगे मेरे साथ नोट्स पे, और नोट्स पे हम बताएंगे कि जो पैराग्राफ नंबर 5 है उसका मेन आइडिया क्या है और उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स क्या हैं। तो जो पैराग्राफ नंबर 5 है उसका जो मेन आइडिया है वो ये है, द मेन आइडिया इज़ दैट प्रॉफिट मोहम्मद वाज अबाउट टू रिसीव द डिवाइन मैसेज ऑफ प्रॉफिटहुड। तो मेन आइडिया ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इल्हामी पैगाम था अल्लाह ताला की तरफ से, नबूवत का, वो मिलने वाला था। वो वक्त आ चुका था कि नबी पाक को नबूवत अता की जाती और उनको जो अल्लाह ताला की तरफ से गाइडेंस थी वो दी जाती। मार्किंग द स्टार्ट ऑफ हिज मिशन टू गाइड ह्यूमैनिटी, ताकि, और ये इस बात की निशानदेही थी कि उनका मिशन शुरू होने वाला था, टू गाइड ह्यूमैनिटी, इंसानियत की रहनुमाई के लिए, एंड एलिमिनेट रॉन्ग बिलीव्स एंड सोशल ईवल्स, और जो बातल अकायद उस वक़्त की जो अरब दुनिया थी उसमें फैले हुए थे और जो समाजी बुराइयां थीं उनके खात्मे के लिए नबी पाक की ड्यूटी लगने वाली थी। ये मेन आइडिया है। और इसकी जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। द पीरियड ऑफ वेटिंग फॉर द प्रॉफिट हैड एंडेड। नबी पाक का जो इंतज़ार का वक्त था वो ख़त्म हो चुका था। एंड हिज हार्ट वाज फिल्ड विद कंपैशन फॉर ह्यूमैनिटी, और इंसानियत के साथ भलाई के जज्बे का जो उनका जज्बा था उससे उनका दिल लबरेज था। और दूसरा पॉइंट ये है, ये सपोर्टिंग डिटेल्स हैं कि ये जो ऊपर वाला मेन आइडिया उसको सपोर्ट करती हैं डिटेल्स। द प्रॉफिट हैड ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू एलिमिनेट रॉन्ग बिलीव, सोशल ईवल्स, क्रूएलिटी एंड इनजस्टिस। नबी पाक की शदीद ख्वाहिश थी कि वो बातल अकायद, समाजी बुराइयों, जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी का खात्मा करें। और मज़ीद डिटेल ये है कि द मोमेंट ऑफ रिसीविंग नबूवत हैड कम। नबूवत को रिसीव करने के लम्हे आ चुके थे। अगला पॉइंट है हज़रत जब्रील विजिटेड द प्रॉफिट इन द केव ऑफ हिरा। हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम गारे हिरा में नबी पाक से उन्होंने मुलाकात की एंड कन्वेड द फर्स्ट रिविलेशन फ्राम अल्लाह, और अल्लाह की पहली वही आप तक पहुँचाई। मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ हिज प्रॉफिटहुड, और ये इस बात की तरफ इशारा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का आगाज़ हो चुका था। अगला पॉइंट जो सपोर्ट करता है इस आइडिया को वो ये है, पैराग्राफ से हमने निकाला है, द रेवलेशन इंक्लूड द फर्स्ट वर्सेस ऑफ द कुरान। ये जो वही थी इसमें कुरान पाक की पहली आयात थी जिनका नबी पाक के ऊपर नज़ूल हुआ। तो ये 96 सूरह 1 to 5 आयात थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, विच कमांड द प्रॉफिट टू रीड। और इसमें अल्लाह ताला नबी पाक को हुक्म देते हैं, रीड इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम पे पढ़। द क्रिएटर, जो खालिक है, हु टॉट मैन नॉलेज थ्रू पेन, जिसने इंसान को पेन के ज़रिए से, कलम के ज़रिए से तालीम दी। तो ये फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसका ये आंसर है मेन आइडिया, और मेन आइडिया को सपोर्ट करने वाली डिटेल्स। अब हम दोबारा अपने बुक पे जाते हैं और वहाँ से हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सी पार्ट है इसका एक्सरसाइज का, राइट एन ऑब्जेक्टिव समरी ऑफ द टेक्स्ट, स्टार्ट विद द सेंट्रल मेन आइडिया एंड इंक्लूड की सपोर्टिंग डिटेल्स। तो ऑब्जेक्टिव समरी लिखें इस टेक्स्ट की, स्टार्ट विद दी सेंट्रल मेन आइडिया, इसमें सेंट्रल और मेन आइडिया दें, एंड इंक्लूड की सपोर्टिंग डिटेल्स, और की सपोर्टिंग जो डिटेल्स हैं उसकी वो भी बताएं। एंड श्योर दी समरी इज कॉन्काइज, ये ध्यान में रखें कि जो समरी है वो बड़ी जामे किस्म की हो, मुख्तसर हो, अच्छी हो, एंड फोकस्ड ऑन दी मेन पॉइंट्स, और इसका जो फोकस है, इसका जो मतमा नज़र है वो इसके मेन पॉइंट्स हों।
तो ये मैंने तो इसका पूरा टेक्स्ट यानी कि पूरा लेसन जो है उसके मुताबिक समरी तैयार की है, तो आप भी इसको देखें। हम जाते हैं अपने नोट्स पे और इसकी समरी देखते हैं जिसमें सेंट्रल आइडिया और साथ उसके जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं वो इसमें दी गई हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट इज़ दैट रसूलुल्लाह फेस्ड सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। जो मरकज़ी ख्याल है टेक्स्ट का यानी ये पूरे लेसन का वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया इन स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ इस्लाम, इस्लाम के पैगाम को फैलाने में, पर्टिकुलरली इन प्रोक्लेमिंग द वननेस ऑफ अल्लाह एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। ख़ास तौर पर जब आपने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया और इंसानियत के इत्तेहाद का ऐलान किया तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। द प्री इस्लामिक अरब्स, इस्लाम से पहले के जो अरब थे, विद देयर रिमार्केबल मेमोरी, जिनकी याददाश्त बड़ी ज़बरदस्त थी, एंड एलोकेंस, उनमें फसाहत व बलागत थी, व रेजिस्टेंट टू दिस मैसेज, वो इस मैसेज के राह में रुकावट बन गए, मुखालफ हो गए, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, ज़हीन थे, वो समझते थे कि इल्म व अदब में हमारा सानी कोई नहीं, तो उनके लिए इस पैगाम को समझना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जो अनपढ़ होता है, थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा होता है, वो जल्दी मैसेज को समझ लेता है, लेकिन जो ज़्यादा ही पढ़ा लिखा हो, अपने लाइन में बड़ा एक्सपर्ट हो, वो दूसरे की डोमिनेंस को, दूसरे के मैसेज को समझने में टाइम लेता है। एज इट थ्रेटन देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड सोशल डोमिनेंस, क्योंकि ये ख़तरा था ये पैगाम कि अल्लाह ताला की वहदानियत और बुतों की पूजा को तर्क करना, ये ख़तरा था। उनके जो रवायती अकायद थे और उनकी जो मुआशरे के अंदर डोमिनेंस थी, गलबा था, उसके लिए खतरा था। दे प्रेशर्ड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू अबैंडन हिज मिशन, उन्होंने दबाव डाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि वो इस मकसद को छोड़ दें। इवन सेंडिंग ए डेलीगेशन टू हिज अंकल अबू तालिब, हत्ता के आपके चचा अबू तालिब के पास एक वफ्द भेजा टू रीस्ट्रेन हिम, के वो आपको रोकें, बाज करें। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद रसूलुल्लाह रिमेन स्टेडफास्ट इन हिज मिशन, नबी पाक अपने मिशन पे डटे रहे, साबित कदम रहे। अल्टीमेटली एलिवेटिंग मैनकाइंड, और आखिरकार इंसानियत को सरफराज कर दिया, ऊपर उठा दिया स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर, एंड वर्ल्डली और दुनियावी तौर पर, थ्रू हिज गाइडेंस, अपनी रहनुमाई के ज़रिए से, एंड लीडरशिप और अपनी क़यादत के ज़रिए से। द जियोग्राफिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ मक्का मुकरमा का जो जोग्राफियाई और सकाफ़ती तनाज़र था, प्लेड ए क्रूशल रोल, इसने अहम किरदार अदा किया इन शेपिंग द एनवायरनमेंट फॉर द एमरजेंस ऑफ इस्लाम, इस्लाम के ज़हूर के लिए माहौल बनाने में मक्का मुकरमा की जो जोग्राफियाई और सकाफ़ती अहमियत थी उसने अहम किरदार अदा किया। जी स्टूडेंट्स, दोबारा अपनी बुक पे चलते हैं और वहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं, वहाँ पे वोकेबलरी दी गई है। ज़हीरा अल्फाज को वोकेबलरी कहते हैं, इसके लिए प्रोनंसिएशन की यूज़ होती है। ये प्रोनंसिएशन की दी हुई है, कॉन्सोनेंट्स और वॉवल और डिप्थोंग्स। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज की जो एक्सरसाइज है इसकी डिटेल में नहीं मैं जाऊंगा। तो उसके बाद डिक्शनरी स्किल्स दी हुई हैं, तो डिक्शनरी का बाकायदा तौर पे फ़िज़िकल इस्तेमाल तो अब नहीं होता, लेकिन आप गूगल से या चैट जीपीटी से ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो हम फिर आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज में। बी पार्ट है, यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर ईच वर्ड। डिक्शनरी का इस्तेमाल करें और दर्जे झैल अल्फाज ये वर्ड दिए गए हैं। इमेजिनेशन, रिमार्केबल, कंपोज, प्रिजर्वेशन, इसकी प्रोनाउंसिएशन बतानी है, डिक्शनरी मीनिंग बताना है और पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो ये मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। यूज़ द डिक्शनरी टू फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर दीज वर्ड्स। तो सबसे पहला वर्ड है इमेजिनेशन, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो इस तरह से होगी, इमेजिनेशन। और डिक्शनरी मीनिंग, द एबिलिटी टू फॉर्म न्यू आइडियाज़, ऐसी सलाहियत जिससे अपने नए ख्यालात, इमेजेस, तस्वुरात और कॉन्सेप्ट का मतलब भी तस्वर है, तहय्युल बनाते हैं। नॉट प्रेजेंट टू द सेंसेस, जो आम हालात में आपके सेंसेस में नहीं होते, इसको इमेजिनेशन कहते हैं। और इमेजिनेशन का वर्ड जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से नाउन है। ये एक कंडीशन है, एक हालत है, क्योंकि जो नाउन होता है ये नेम होता है किसी पर्सन का, प्लेस का या फिर किसी कंडीशन का, किसी हालत का। रिमार्केबल की प्रोनाउंसिएशन रिमार्केबल, और इसका डिक्शनरी में मीनिंग होगा वर्थी ऑफ अटेंशन, तवज्जो के काबिल। स्ट्राइकिंग, जो किसी को स्ट्राइक करे। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी या गैर मामूली। और ये जो रिमार्केबल मेमोरी है, तो मेमोरी जो है वो नाउन है, तो उसको डिस्क्राइब करता है जो, तो ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है कंपोज्ड, तो इसको प्रोनाउंसिएशन कंपोज्ड और इसका डिक्शनरी मीनिंग काम, बिल्कुल पुरस्कून,
एंड इन कंट्रोल ऑफ वन सेल्फ, किसी के अपने कंट्रोल में होना, काबू में होना, या फिर मेड अप ऑफ पार्ट्स और एलिमेंट्स, कुछ टुकड़ों से बना हुआ, एलिमेंट से बना हुआ, कंपोज किया हुआ, जैसे ये राइटिंग होती है, ये कंपोज की गई होती है, या पोएम है या कोई चीज़ है, कोई तहरीर है, उसको हम कंपोज करते हैं, उसको कंपोजिशन कहते हैं। तो कंपोज्ड एज ए एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है, कंपोज्ड एज ए वर्ब भी इस्तेमाल होता है। अगला लफ्ज़ हमारे पास प्रिजर्वेशन, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन प्रिजर्वेशन, द एक्शन ऑफ प्रिजर्विंग समथिंग, किसी चीज़ को महफूज करने का एक्शन, और द स्टेट ऑफ बीइंग प्रिजर्व्ड, या महफूज होने की हालत, तो ये बतौर नाउन यूज़ होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगा। नेक्स्ट है जी, पहले हम बुक पे जाएंगे, बुक पे देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है। कंपेयर द डिक्शनरी डेफिनेशन विद योर इन्फ्रेंसेस, तो ये पार्ट मैं फ़िलहाल आपका छोड़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। वर्ड पैटर्न हम सीखेंगे, वर्ड पैटर्न एक लफ्ज़ से ज़्यादा लफ्ज़ बनाना, तो जो बुनियादी लफ्ज़ होता है उसको रूट वर्ड या बेस वर्ड कहते हैं। मैनी इंग्लिश वर्ड्स कैन चेंज देयर फॉर्म्स, बहुत सारे अंग्रेज़ी के अल्फाज अपनी शक्ल तब्दील कर लेते हैं, टू इंडिकेट डिफरेंट मीनिंग, और वो मुख्तलिफ मीनिंग देते हैं, मानी देते हैं, और फंक्शंस इन ए सेंटेंस, या किसी सेंटेंस के अंदर उनका जो फंक्शन होता है वो बदल जाता है। यानी मुख्तलिफ अल्फाज जो हैं इंग्लिश के, ये अपनी फॉर्म्स बदल लेते हैं, तो फॉर्म्स बदलने से उनका मीनिंग भी बदल जाता है, और फ़िक्रे के अंदर उसका जो इस्तेमाल होता है या फंक्शन होता है वो भी बदल जाता है। वर्ड पैटर्न्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच आर क्लोजली रिलेटेड, वर्ड पैटर्न और जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं इनका बड़ा करीबी ताल्लुक होता है। बिकॉज चेंजिंग द फॉर्म ऑफ ए वर्ड, क्योंकि जब भी आप वर्ड की फॉर्म को बदलेंगे, ऑफन चेंजेस इट्स पार्ट ऑफ स्पीच, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी बदल जाएगा। बाय एडिंग प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस, साब के या लाह के लगाकर, और बाय ऑल्टरिंग द वर्ड इटसेल्फ, या लफ्ज़ को खुद तब्दील करके, अ वर्ड कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन पार्ट ऑफ स्पीच टू अनदर, जो वर्ड है वो एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदल जाता है। विथ चेंजेस इट्स रोल एंड मीनिंग इन सेंटेंस, और फिक्रे के अंदर उसका रोल और उसका मीनिंग भी बदल जाता है। एग्जाम्पल दी गई आपके लिए, बेस वर्ड है एनालाइज, तो ज़हन में रखें कि जो बुनियादी लफ्ज़ होता है, जो बुनियाद होती है, उसको रूट वर्ड या बेस वर्ड कहते हैं। तो एनालाइज यानी तज्जिया करना, ये एक बेस वर्ड है। अगर इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो ये वर्ब है, तज्जिया करना। टू एग्जामिन समथिंग मैथोडिकली एंड इन डिटेल, किसी चीज़ को तफसील के साथ चेक करना, उसको कहते हैं एनालाइज करना, ये बतौर वर्ब यूज़ होता है। इसका जब आप नाउन बनाएंगे तो ये बन जाएगा एनालिसिस, तज्जिया, नाउन। द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग समथिंग इन डिटेल, किसी चीज़ को तफसील से एग्जामिन करने का अमल या प्रोसेस, तो एनालिसिस इसका नाउन बन गया। एक ही वर्ड जो एनालाइज था वो तब्दील होके नाउन में चला गया, वर्ब से नाउन बन गया एनालिसिस। और यही जो वर्ड है इसको अगर हम एडजेक्टिव में चेंज करें तो ये हो जाएगा एनालिटिकल, रिलेटिंग टू और यूजिंग एनालिसिस और लॉजिकल रीजनिंग। एनालिटिकल, तो अगर हम एक मजमून लिखते हैं जिसमें किसी चीज़ के बारे में तज्जिया किया गया है तो हम उसको कहेंगे एनालिटिकल ऐसे। तो ऐसे जो है वो तो नाउन होगा, तो किसी नाउन को जब डिस्क्राइब करेगा एनालिटिकल तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। इसी एनालिटिकल को जब हम एनालिटिकली कहेंगे तो ये एडवर्ब बन जाएगा, यानी ये एडजेक्टिव के मानी में इजाफा कर रहा है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये बन जाएगा एनालिटिकली। तो एक वर्ड को हमने मुख्तलिफ फॉर्म्स में बदल दिया, तो ये एक तरीकाकार है मुख्तलिफ एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में मुंतकली का। नेक्स्ट है जी प्रीफिक्सेस, सुफिक्सेस एंड वर्ड चेंजेस। प्रीफिक्सेस होते हैं साब के, सुफिक्सेस होते हैं लाह के, ये उर्दू में पढ़ चुके हैं, और इनसे भी वर्ड्स के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। पहले नंबर पे प्रीफिक्सेस, जिनको साब के कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ प्रीफिक्स इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये लेटर्स का एक ग्रुप है, एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, इसको वर्ड के किसी लफ्ज़ के आगाज़ में लगाया जाता है, टू चेंज इट्स मीनिंग, और ये लफ्ज़ के मतलब को बदल देता है। एग्जाम्पल द प्रीफिक्स आर ई री जिसको कहते हैं, अगर इसको किसी वर्ड के शुरू में लगाएं तो वर्ड के मतलब को बदल देगा। जैसे कि राइट है, राइट से पहले आर ई लगाएंगे, री राइट, इसका मतलब है लिखना, तो री राइट का मतलब दोबारा से लिखना। इसी तरह रीड पढ़ना, री रीड दोबारा से पढ़ना, बिल्ड तमीर करना, री बिल्ड दोबारा से तमीर करना। तो इस तरह से ये प्रीफिक्स लगा के हम लफ्ज़ के मतलब को और
उसके पार्ट ऑफ स्पीच को बदल देते हैं। सुफिक्स लाह के, इसकी डेफिनेशन, अ सुफिक्स इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये लेटर्स का एक ग्रुप है। एडेड टू द एंड ऑफ ए वर्ड, ये किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाया जाता है। टू चेंज इट्स फॉर्म और मीनिंग, और उसकी शक्ल या उसका मीनिंग बदल जाता है। एग्जाम्पल, द सुफिक्स ई आर एडेड टू टीच, टीच के आगे ई आर लगाएं, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, और ई आर लगाएंगे ये बन जाएगा टीचर। तो टीच जो है वर्ब है और टीचर जो है वो नाउन है, तो इसका मीनिंग भी बदल जाएगा और इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी बदल जाएगा। इसी तरह और बहुत सारे वर्ड आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हमें कहा गया फाइंड एनी 5 वर्ड्स विद प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस एंड यूज देम इन योर सेंटेंसेस। 5 अल्फाज तलाश करें जिनमें प्रीफिक्स और सुफिक्स दोनों इस्तेमाल किए गए हों और इनको अपने सेंटेंसेस में लेके जाएं। तो चलते हैं हम अपने नोट्स पर। यहाँ पे भी पहले प्रीफिक्स और सुफिक्स की डेफिनेशन दी गई है। इस डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ें और आगे ये 5 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं। अनहैप्पीनेस, तो जो बेस वर्ड है वो हैप्पी है, हैप्पी से अनहैप्पी और अनहैप्पी से अनहैप्पीनेस। तो ये जो हैप्पीनेस है इसमें प्रीफिक्स है यू एन अन। अनहैप्पीनेस एक वर्ड है, इसमें यू एन जो है ये प्रीफिक्स है और उसके आगे एन ई डबल एस नेस लगाया, ये सुफिक्स है। यानी एक ही वर्ड हैप्पी के अंदर अन और नेस लगा के हमने एक नया लफ्ज़ बना लिया अनहैप्पीनेस। इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। हर अनहैप्पीनेस वाज एविडेंट व्हेन शी फेल्ड द एग्जाम, तो उसकी जो नाखुशी थी उसके ऊपर जो तारी थी ये इस बात का सबूत था कि वो इम्तहान में फेल हो चुकी थी। अगला लफ्ज़ है जी डिसएग्रीमेंट। इसमें डिस प्रीफिक्स लगाया गया है और मेंट सुफिक्स लगाया गया है, दोनों का इस्तेमाल किया गया तो ये लफ्ज़ बन गया डिसएग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो होता है वो किसी के साथ मुआहदा होता है और डिसएग्रीमेंट जो होता है वो किसी के साथ मुआहदा ख़त्म होना होता है। सेंटेंस इस तरह से होगा देयर डिसएग्रीमेंट, उनकी नामंजूरी या उनकी नाराज़गी ओवर द रूल्स के ऊपर काज द डिले इन द गेम, इससे गेम में डिले हो गया, गेम जो थी वो इल्तवा का शिकार हो गई। तो डिसएग्रीमेंट प्रीफिक्स और सुफिक्स के साथ एग्रीमेंट से डिसएग्रीमेंट बना, तो इसका बेस वर्ड जो है वो एग्री है। अगला वर्ड है जी ब्यूटीफुली। इसमें ब्यूटीफुली में प्रीफिक्स कोई इस्तेमाल नहीं किया गया और सुफिक्स इस्तेमाल किया गया फुली, ब्यूटीफुली। तो प्रीफिक्स कोई नहीं है और इसमें सुफिक्स का इस्तेमाल फुली है। सेंटेंस शी पेंटेड ए पिक्चर ब्यूटीफुली, उसने बड़े खूबसूरत अंदाज में एक तस्वीर बनाई। इम्प्रेसिंग एवरीवन, हर किसी को मुतासर कर दिया। और ये साथ साथ ये वो एडवर्ब भी है। ब्यूटीफुल जो होता है वो एडजेक्टिव होता है और ब्यूटीफुली। मिसअंडरस्टूड, इस वर्ड के अंदर जो प्रीफिक्स है वो मिस है और सुफिक्स इसमें कोई नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म होती है अंडरस्टूड और पहले मिस लगा के हमने मिसअंडरस्टूड बना दिया। इसका सेंटेंस ही मिसअंडरस्टूड द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस, उसने टीचर की जो हदायत थी उनको गलत समझा एंड मेड ए मिस्टेक और गलती कर दी। अगला लफ्ज़ है जी डेवलपमेंट। तो इसमें भी प्रीफिक्स कोई नहीं है। हाँ, अगर इससे पहले अंडर लगाते हैं तो अंडर डेवलप हो जाना था तो वो प्रीफिक्स लग जाना था, लेकिन इसमें नहीं लगाया गया। तो इसमें मेंट जो है ये सुफिक्स है और सेंटेंस डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज अवर लाइव्स, जो नई टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है इसने हमारी ज़िंदगियां बदल दी हैं। तो इस तरह से ये 5 सेंटेंसेस जिनमें सुफिक्स और प्रीफिक्स का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट दोबारा अपनी बुक पे चलते हैं और नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। सी पार्ट, यूज ए डिक्शनरी टू फाइंड एंड राइट द डिफरेंट वर्ड पैटर्न्स फॉर द वर्ड एडवोकेट। लफ्ज़ एडवोकेट, तो इसको डिक्शनरी में तलाश करें और डिफरेंट वर्ड पैटर्न इसके लिए लिखें। कंप्लीट द चार्ट बिलो बाय आइडेंटिफाइंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड एडवोकेट एंड इट्स रिलेटेड फॉर्म्स। तो ये बेस वर्ड एडवोकेट दिया गया है, इसकी नाउन फॉर्म बताएं, वर्ब फॉर्म बताएं, एडजेक्टिव फॉर्म बताएं और एडवर्ब फॉर्म बताएं। दोबारा अपने नोट्स पे चलते हैं। तो बेस वर्ड एडवोकेट, इसकी नाउन फॉर्म बन जाएगी एडवोकेसी, इसकी वर्ब फॉर्म बन जाएगी एडवोकेट और इसकी एडजेक्टिव फॉर्म बन जाएगी एडवोकेटिव और एडवर्ब फॉर्म बन जाएगी एडवोकेटिंगली। नाउन फॉर्म जो है ना ये यानी जो बेस वर्ड है वो तो एडवोकेट है ना। एडवोकेट जो है ना ये आप वकीलों के नामों के साथ भी देखते हैं, जैसे चौधरी अहमद एडवोकेट, मियाँ अब्दुस्तार एडवोकेट। तो ये जो वकील हजरात हैं जिनको लायर्स कहते हैं ये अपने नाम के साथ एडवोकेट लगाते हैं। एडवोकेट असल होता है दूसरों को लीगल मशवरे देने वाला या दूसरों को एडवाइस करने वाला या दूसरों को किसी चीज़ की तालीम देने वाला, उसको एडवोकेट कहते हैं। तो एडवोकेट खुद जो है ना बेस वर्ड है और ये वर्ब फॉर्म भी है और एडवोकेट से एडवोकेसी बनता है, ये नाउन है
यानी वो तालीम, वो मशवरा जो किसी को दिया जाता है। और एडजेक्टिव इसका एडवोकेटिव हो जाता है, और एडवोकेटिव को जब एडवोकेटिंगली करेंगे तो ये एडवर्ब फॉर्म बन जाएगी। तो नाउन फॉर्म एडवोकेसी, वर्ब फॉर्म एडवोकेट, एडजेक्टिव फॉर्म एडवोकेटिव और एडवर्ब फॉर्म एडवोकेटिंगली। डी है जी, राइट सेंटेंसेस यूजिंग ईच फॉर्म ऑफ द वर्ड एडवोकेट। एडवोकेट से जो आपने 1 2 3 4 फॉर्म्स बनाई, तो इनसे सेंटेंसेस भी बनाए। दोबारा नोट्स पे आते हैं और इनके सेंटेंसेस देखते हैं। तो बेस वर्ड एडवोकेट है। ही इज़ ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होती है, ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस के, हमारा जो माहौल है वो सस्टेन करे, वो मुस्तहकम रहे, उसकी हिफाजत के लिए किसी शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो इन चीज़ों का स्ट्रॉन्ग एडवोकेट है। वो बड़ी जो है ना वो मजबूती के साथ इसकी तबलीग करता है या इसको एडवोकेट करता है, लोगों को इसके लिए वो मोटिवेट करता है। इसकी नाउन फॉर्म एडवोकेसी। हर एडवोकेसी फॉर ह्यूमन राइट्स। तो एडवोकेसी से मुराद किसी कोई एजुकेट करना या तालीम देना। हर एडवोकेसी फॉर ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के लिए उसकी जो एडवोकेसी है, उसकी जो तालीम है, हैज़ मेड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन द कम्युनिटी। इस चीज़ ने कम्युनिटी के ऊपर एक वाज़े असर डाला है। इसकी वर्ब फॉर्म एडवोकेट। द लायर विल एडवोकेट फॉर हिज क्लाइंट इन कोर्ट टुमारो। आज जो वकील है वो अपना जो क्लाइंट है उसके लिए कोर्ट के अंदर एडवोकेट करेगा, उसको उसकी जो है ना वो उसके हवाले से कोर्ट को मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं, लीगल चीज़ें हैं, उनके हवाले से कोर्ट को राज़ी करने की कोशिश करेगा। इसकी एडजेक्टिव फॉर्म आ गई एडवोकेटिव। द एडवोकेटिव नेचर ऑफ हर स्पीच। ये किसी खातून की बात है कि उस खातून की जो स्पीच है उसकी जो एडवोकेटिव नेचर है, कि वो कायल करने वाली जो नेचर है, इंस्पायर्ड मैनी टू टेक एक्शन फॉर द काज। बहुत सारे लोगों को उसकी एडवोकेटिव नेचर ने इंस्पायर किया कि वो इस मकसद के लिए आगे बढ़ें। एडवर्ब फॉर्म है एडवोकेटिंगली। ही स्पोक एडवोकेटिंगली अबाउट द नीड फॉर एजुकेशन रिफॉर्म एट द कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस के अंदर उस शख्स ने जो एजुकेशन रिफॉर्म, तालीम के अंदर इस्लाहात की ज़रूरत है, उसके ऊपर एडवोकेटिंगली उसके ऊपर वो बोला, कायल करने के अंदाज में उसने बातचीत की। तो ये इसका डी फॉर्म हो गया। यहीं पे आज की वीडियो को हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसके बाद ग्रामर का पोर्शन है, तो ग्रामर के लिए हम अलहदा से वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।